हेलो जय हिंद दोस्तों, मैं शुभम आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल शुभम क्लासेस में। तो देखिएगा, आपका एग्जाम बिल्कुल नजदीक आ रहा है, तो मैंने सोचा कि आपके एग्जाम नजदीक आने से पहले पहले क्यों ना एक बिल्कुल आपके लेटेस्ट पैटर्न पर, जिसमें करंट अफेयर भी हो और आपका ठीक ठाक लेवल भी हो, आपके लिए एक पूरा कंप्लीट मॉडल पेपर लेकर आया जाए। तो आज हम बिल्कुल कंप्लीट पूरे 50 प्रश्नों का मॉडल पेपर डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर जीके, साइंस, मैथ, रीजनिंग चारों ही सेक्शन कवर करेंगे भाई। उम्मीद करूंगा सेशन आप सभी को हेल्पफुल लगेगा। देखिए, कॉपी पेन भी लेकर बैठिएगा और टेस्ट भी सभी को कंप्लीट लगाना है। चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं जी। तो देखिएगा, जो प्रश्नों की संख्या है वो टोटल 50 है, क्योंकि आपके एग्जाम में 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब एक चीज याद रखना, अब मैं ये नहीं बोलूंगा कि 40 प्लस का टारगेट है, यहां पे मैंने 40 प्लस लिखा है, पर याद रखना कि कम से कम 45 प्लस मारने का प्रयास करो भाई। अगर 40 प्लस भी यहां पे मार पाओगे तो एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर कर लेंगे आप, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न आपके सामने है, सेक्शन ए सामान्य ज्ञान 1 से 15 तक। संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? आंसर करिएगा जी। एक मिनट। सर आज नोटिफिकेशन क्यों नहीं है भाई, इसके बारे में तो नहीं बता सकता। ठीक है, देखो जी, संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहते हैं? आप लोग भाग 3 आंसर देंगे, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी जिसने आंसर दिया है ना, उनका राइट है। अब भाग 3 के अंदर क्या है? आप कहोगे सर जी मौलिक अधिकार जो हैं, मौलिक अधिकारों का वर्णन भारतीय संविधान के भाग 3 में है, ये आपको पता होना चाहिए। और ये मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए हैं। और आप लोग आर्टिकल पूछेगा तो आर्टिकल 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। हम बढ़ते हैं सेकंड नंबर पर कि वे 2 ग्रह जिनके उपग्रह नहीं हैं कौन कौन से हैं जी? जल्दी से बताइएगा, ऑप्शन आपके सामने स्क्रीन पर हैं और समय चाहिए तो आप लोग सेशन को जरूर रोकिएगा जी। बताइए जी। प्रश्न ना मैं अच्छे लेवल के लेके आया हूं, आगे प्रश्न आपको और भी बेहतरीन मिलेंगे जी। देखो, वे 2 ग्रह जिनके उपग्रह नहीं हैं वो कौन कौन से हैं? देखो, सूर्य के सबसे नजदीक 2 ग्रह हैं, बुध और शुक्र। और बुध और शुक्र ही ऐसे ग्रह हैं जिनका कोई भी उपग्रह नहीं है। अगर आप सभी ऑप्शन सी को दे रहे हैं ना, तो आप लोग बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं। अच्छा, बुध ग्रह से ना एक प्रश्न याद रखना, पूछेगा कि बुध ग्रह सूर्य का चक्कर कितने दिन में लगाता है? ठीक है जी, ये आप लोग आंसर दो जल्दी से। सूर्य का चक्कर कितने दिन में लगाता है बुध ग्रह? इसका आंसर दीजिएगा। अगला प्रश्न है, राउरकेला में इस्पात कारखाने की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई थी? ये जिस दिन मैंने जीके की मैराथन करवाई थी ना आपको, उस दिन इस क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, हालांकि बाद में उसको सही कर लिया गया था, तो इस प्रश्न को मैंने दोबारा लिया है, ठीक है ना। आप लोग मुझे यह भी बता देंगे साथ साथ, क्योंकि मैंने उस दिन बताया था कि ब्रिटेन इस्पात की स्थापना किसके सहयोग से, ठीक है ना। ब्रिटेन की स्थापना, क्या लिखा है मैंने, ये दुर्गापुर इस्पात की स्थापना किसके सहयोग से? दुर्गापुर, ठीक है जी। इसके अलावा आप लोग मुझे बता दो कि भिलाई इस्पात की स्थापना किसके सहयोग से, ठीक है जी। और इसके अलावा आप लोग मुझे बता देंगे बोकारो की स्थापना, बोकारो जो स्टील प्लांट है, बोकारो स्टील प्लांट है, उसकी स्थापना किस देश के सहयोग से की गई है? ये आपको चारों पता होने चाहिए जी। क्वेश्चन नंबर 3 का क्या चल रहा है? गुड। मैं एक हफ्ते से क्लास नहीं ले पाया भाई, ये तो फिर आपका इशू है। राउरकेला में इस्पात कारखाने की स्थापना आप कहेंगे सर जर्मनी के सहयोग से की गई है, हम लोग ऑप्शन यहां पर बी को आंसर देंगे। अच्छा, अगर दुर्गापुर की बात करेगा तो दुर्गापुर आपको याद रखना है ब्रिटेन के सहयोग से स्थापित किया गया। भिलाई जो है वो रूस के सहयोग से, और बोकारो भी रूस के सहयोग से स्थापित किया गया है। इसे सोवियत संघ लिखेगा तो गड़बड़ मत करना, सोवियत संघ भी रशिया का प्राचीन नाम है अगर सोवियत संघ लिखा जाए। अगला प्रश्न आपके सामने है कि साथिया भारत के किस क्षेत्र की प्रमुख लोक कला शैली है? दीजिए भाई आंसर, आपका स्टैटिक जीके का है। गुड। सर करंट अफेयर आपके भरोसे हैं, मेरी बात सुनो मेरे भाई, क्या नाम है आपका? सोमनाथ। करंट अफेयर की क्लास आज ही होने वाली थी, ठीक है ना। मैं आपको आगे बताऊंगा भी, पर आपने पूछा है तो जुलाई 2023 से लेकर ना, ठीक है जी, और मार्च 2024 तक, मार्च 2024 तक के जो करंट अफेयर हैं, है ना, टॉप 100 प्लस क्वेश्चंस ये बनकर रेडी हैं।
मैंने कल इनको बैठकर ही बनाया है। अब इसमें क्या है ना, इसमें इंग्लिश का ट्रांसलेशन बाकी है, तो इंग्लिश का ट्रांसलेशन आज हो जाएगा और कल सुबह 11 बजे क्लास लगा लेंगे। आज लगाने वाला था पर नहीं हो पाया भाई, क्योंकि करंट अफेयर अगर ऐसे 200 क्वेश्चन होते तो मैं एक दिन में 500 भी बना दूंगा, पर करंट अफेयर छांटने पड़ते हैं। इन 100 क्वेश्चन को बनाने के लिए आप समझ लो कि 1500 क्वेश्चन पड़े होंगे, तब जाके ये 100 सेलेक्ट किए हैं, क्योंकि आपके आर्मी के लेवल से भी चलना है ना। तो इंग्लिश में ट्रांसलेशन बाकी है, ये मैं कर लूंगा कल, और कल सुबह 11 बजे करंट अफेयर लग जाएगा, टेंशन मत लो आप, ठीक है ना। रेडी है सब। देखो, साथिया भारत के किस क्षेत्र की प्रमुख लोक कला शैली है? आप कहेंगे सर गुजरात की है, ऑप्शन आपका यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। महाराष्ट्र की लोक कला शैली का नाम क्या है? आप कहोगे सर जी रंगोली है। आंध्र प्रदेश की पता होना चाहिए, कलमकारी। कलमकारी किस राज्य की लोक कला शैली है? आप कहोगे सर आंध्र प्रदेश की है। सभी का क्लियर है? अगला प्रश्न देखिएगा कि वित्त आयोग का गठन कब हुआ है? इसका आंसर जल्दी से करिए जी, फटाफट से इस प्रश्न का आंसर दीजिएगा। स्पीक अगेन। अरे यार, ये नेट क्यों बंद हो गया? अब सही चल रहा है? बफर तो नहीं कर रहा ना अब? अब सही है, ठीक है ना। देखो जी, वित्त आयोग का गठन कब हुआ है, इसमें आपको 5 से 6 चीजें पता होनी चाहिए, ठीक है ना। वित्त आयोग में आपको क्या पता होना चाहिए, ठीक है, कि इसके अध्यक्ष, इसके कार्यकाल कितना होता है, कि जो वित्त आयोग है इसका कार्यकाल कितना होता है जी, कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, ठीक है ना। इसके अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है, इसके अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है, ये पता होना चाहिए। वित्त आयोग का गठन जो है वो किस आर्टिकल में है। इसके अलावा आपको 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष पता होने चाहिए कि 15वां जो वित्त आयोग है उसके हेड कौन है, और आपको यह भी पता होना चाहिए जो 16वां वित्त आयोग है उसके अध्यक्ष कौन है, ठीक है ना। ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। अब तो बफर नहीं है ना। 6 वर्ष का किसने लिखा है भाई? 6 वर्ष का नहीं है, ठीक है ना। वित्त आयोग का गठन 1951 में हुआ था। जिसने ऑप्शन बी को आंसर दिया है, पहली बात तो उनका सही है। इसका कार्यकाल 5 वर्ष का ही होता है जी, ठीक है ना। इसके अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो आप कहेंगे राष्ट्रपति जो है इसके अध्यक्ष की नियुक्ति करता है जी। आर्टिकल 280 में वित्त आयोग का गठन है। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष याद रखिएगा एनके सिंह है, अगर आपसे एग्जाम में पूछ ले। और ये 16वां वित्त आयोग जो है ना, ये जनवरी 2024 का करंट अफेयर है। ये मैंने कल की क्लास में भी डाला है, आप लोग को याद रखना है। अरविंद पनगड़िया, अरविंद पनगड़िया कौन है? वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं 16वें नंबर के। और जो वित्त आयोग वित्त मंत्री कौन है? वो निर्मला सीतारमण है। क्या सभी को पता है? चलिए जी, अगला प्रश्न आपके सामने है कि 42वीं बार रणजी ट्रॉफी का खिताब किसने जीता है? इसका आंसर जल्दी से फटाफट से करिए। 42वीं बार रणजी ट्रॉफी का खिताब किसने जीता है जी? क्या आंसर देंगे? चलिए जी, थोड़ा सा फटाफट से आंसर करेंगे, ठीक है ना। देखो, कल की जो करंट अफेयर क्लास है ना, मैंने ये सारे क्वेश्चन डाले हैं। कम से कम 50% से अधिक प्रश्न तो स्पोर्ट्स के हैं, क्योंकि स्पोर्ट्स के ज्यादा प्रश्न बने हैं, है ना। ये 42वीं बार रणजी ट्रॉफी का खिताब जीता है मुंबई ने। हराया किसको है? तो विदर्भ जो है ना वो रनर अप है जी, ठीक है ना। उप विजेता कौन है? तो रनर अप विदर्भ है, विनर कौन है? मुंबई है रणजी ट्रॉफी का। अगला प्रश्न है आपके सामने कि सोनल मानसिंह का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? इसका आंसर दीजिए फटाफट से जी। हरियाणा वाले कौन है ये? अरे हरियाणा ने कहां जीत लिया भाई, ठीक है ना। चलो जी, देखो, सोनल मानसिंह के साथ ना एक नया नाम जुड़ा है जो कि आपको पता होना चाहिए। नया तो नहीं है पर एसएससी में अब आने लगा है, अलारमेल वल्ली, ठीक है जी, है ना। आप लोग पता होगा। वैजंती माला भी पता होना चाहिए, है ना जी। मल्लिका साराभाई, मल्लिका और मृणालिनी साराभाई, मृणालिनी साराभाई, ये भी पता होना चाहिए जी आपको, ठीक है ना। सोनल मानसिंह हो गया। हम बात कर लेंगे किसकी? आप कहोगे सर जी पद्मा सुब्रमण्यम, पद्मा सुब्रमण्यम,
ठीक है ना। ये कुछ ऐसे नाम है जो आपको पता होने चाहिए। इन सभी का संबंध भरतनाट्यम से है जी, ये पता होना चाहिए आपको। आप देखो दिल्ली पुलिस में अभी क्वेश्चन आया था कि भरतनाट्यम का प्राचीन नाम क्या था। भरतनाट्यम का प्राचीन नाम अगर आपके एग्जाम में आ जाए तो आप लोग कहेंगे सर सदीर अट्टम, ठीक है ना। तो सदीर अट्टम जो है वो भरतनाट्यम का प्राचीन नाम है और तमिलनाडु का नृत्य है जी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक युगम सही सुमेलित नहीं है। आंसर करेंगे फटाफट से जी। जी मैं दुबई से क्लास ले रहा हूं। दुबई से क्यों ले रहे हो आप? चंद्रमा पर जाके क्लास लीजिए, मंगल ग्रह पर लीजिए। अब तो वहां पर भी नेटवर्क लगा दिया है, ठीक है ना। बफरिंग नहीं है अब भाई, बफरिंग नहीं है अब तो सही है जी। शेखर दीक्षित बताएंगे जी। देखो इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका सही है, संघात्मक व्यवस्था कनाडा सही है, केंद्र की अपशिष्ट शक्तियां ऑस्ट्रेलिया ये गलत है, आपातकालीन व्यवस्था भी जर्मनी है। ऑप्शन सी जिसने आंसर दिया है उनका आंसर सही है जी। ये केंद्र की अपशिष्ट शक्तियां किस देश से ली गई हैं, ये मैंने अपने टेस्ट में कई बार करवाया है जी। किस देश से ली गई हैं, जल्दी से एक बार आंसर करो जो पुराने बच्चे देख रहे हैं जी। अगला प्रश्न आपके सामने है, तृतीय गोलमेज सम्मेलन कहां आयोजित हुआ था। चलिएगा आंसर देंगे फटाफट से, देखते हैं क्या चल रहा है। आदर्श शर्मा बेटा पढ़ाई कर लो, ठीक है। नोटिफिकेशन नहीं आया है, कोई बात नहीं। चलो जी देखो 3 गोलमेज सम्मेलन हुए हैं, है ना। तीनों गोलमेज सम्मेलन लंदन में हुए हैं। कहां पर हुए हैं? तीनों लंदन में हुए हैं। पहला 1930, दूसरा 1931, तीसरा 1932। जो दूसरा गोलमेज सम्मेलन था, कौन सा दूसरा? पूछेगा कि गांधी जी ने किस सम्मेलन में भाग लिया था, तो गांधी जी ने भाग लिया था दूसरे में, है ना। अगर पूछेगा कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया था, तीनों गोलमेज में किसने भाग लिया था, तो आप कहेंगे सर बी आर अंबेडकर और तेज बहादुर। बी आर अंबेडकर और तेज बहादुर, इन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। तीनों गोलमेज सम्मेलन जो लंदन में हुए थे उसकी अध्यक्षता किसने की थी, तो आप कहेंगे सर जी रामसे मैकडोनाल्ड ने। रामसे मैकडोनाल्ड ने इन तीनों गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता की थी और तीनों गोलमेज सम्मेलन लंदन में हुए थे। ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। इतना फैक्ट तो आपको पता होना ही चाहिए जी। अगला प्रश्न देखिएगा कि प्रतिवर्ष 4 फरवरी को कौन सा दिवस मनाते हैं। आंसर करिए जी। गुड। अब बफरिंग नहीं है, अब एकदम ओके चल रहा है, ठीक है। बीच बीच में कभी कभी लैग कर रहा होगा, ये एक बार मुझे वाईफाई वालों से बात करनी पड़ेगी, कुछ कुछ गड़बड़ हो जा रहा है। गुड। प्रश्न का आंसर देंगे। देखो 4 फरवरी को विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाते हैं, आप कहेंगे सर 11 जुलाई को। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस आप कहोगे सर 8 मार्च को मनाया जाता है। वायु सेना दिवस आप कहेंगे सर 8 अक्टूबर को। और विश्व कैंसर दिवस मनाते हैं 4 फरवरी को। ऑप्शन ए सभी आंसर दे रहे हैं। अगला प्रश्न है कि ओलंपिक खेल 2036 की मेजबानी कौन सा देश करेगा। 2036 12 साल बाद का पूछ रहा हूं मैं आपसे, ठीक है, बताएंगे। देखो जी आपको सबसे पहले पेरिस याद रखना है, ये ग्रीष्मकालीन ओलंपिक की बात कर रहा हूं। अगर आपको बोलेगा ओलंपिक खेल 2024 जो अब होंगे वो होंगे पेरिस में, ठीक है ना। अगर आपको बोल देगा कि ओलंपिक खेल 2028 कहां होंगे, आप कहोगे सर लॉस एंजलिस में, ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया, ठीक है ना। अगर आपको बोल देगा कि ओलंपिक खेल 2032 कहां होंगे, आप कहोगे जी ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में। और 2036 वाले अपने भारत में आयोजित करेंगे। ऑप्शन आपका ए करेक्ट है। क्या चल रहा है भाई? चलिए जी अगला प्रश्न देखिएगा आपके सामने कि हाल ही में किस भारतीय गायक को ग्रैमी अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है। ये सारे महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये तो ग्रैमी अवार्ड है जी, 1959 में दिया गया था, सबसे पहले मैंने करवाया है। संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है कि नहीं। ये कल जो करंट अफेयर की क्लास है ना वो निचोड़ है। ये सारे के सारे ए टू जेड प्रश्न मैंने वहीं से उठाए हैं। 3-4 प्रश्न है इसमें करंट अफेयर के, सारे इंपॉर्टेंट कल करवाऊंगा, देख लेना, ठीक है ना। ग्रैमी अवार्ड 2024 मिला है शंकर महादेवन को। ऑप्शन आपका सी है। इनका एक सॉन्ग है ना ब्रेथलेस, कोई जो मिला तो मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरी सारी दुनिया में, है ना, ब्रेथलेस। तो चलो भाई अगला प्रश्न देखिएगा आपके सामने है, वेदांत हंगल पक्षी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है। आंसर करेंगे फटाफट से। पक्षी अभयारण्य की बात कर रहे हैं, आंसर क्या चल रहा है कमेंट में। सही टाइम कौन सा है? सर चंद्रमा से क्लास ले रहा हूं। चंद्रमा से भी क्यों ले रहे हो आप? ब्रह्मांड में जाइए ऊपर,
पढ़ लो बेटा पढ़ लो। रोहित निषाद, नहीं मेरे भाई, देवरिया से हैं पर देवरिया में रहते नहीं हैं। चलो जी, वेदांत हंगल पक्षी अभयारण्य कहां है? बढ़िया प्रश्न है ये आपके सामने। अगर आप लोग तमिलनाडु आंसर दे पा रहे हैं तो बिल्कुल सही है। अच्छा, एक ना कर्नाटक में भी पक्षी अभयारण्य है जिसका नाम है रंगनाथिट्टू। अगर ये प्रश्न आ जाए ना कि रंगनाथिट्टू पक्षी अभयारण्य, बर्ड सेंचुरी, पक्षी अभयारण्य, तो आप लोग कर्नाटक आंसर देंगे। एक गुजरात में भी है नल सरोवर, ये तो मैंने अपनी क्लास में भी करवाया है आपको कि नल सरोवर पक्षी अभयारण्य पूछ लेगा तो गुजरात आंसर देंगे जी। 14 नंबर देखिएगा आपके सामने है स्क्रीन पर, एक और करंट अफेयर से प्रश्न है। कल की क्लास में ये भी प्रश्न है, मतलब मैंने अच्छे लेवल के सारे सिलेक्टेड प्रश्न डाले हैं करंट अफेयर के। प्रश्न क्या है कि जनवरी 2024 में आईसीसी ने किस खिलाड़ी को वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना है जी? चलेंगे, फटाफट से इस प्रश्न का आंसर दीजिएगा। वनडे क्रिकेटर, देखो आईसीसी अवार्ड अलग हैं, आईसीसी अवार्ड ये जनवरी 2024 में दिए गए हैं। बेस्ट टी20 प्लेयर, बेस्ट वनडे प्लेयर, बेस्ट टेस्ट प्लेयर, बेस्ट बॉलर, ये सारे अवार्ड दिए गए हैं। ठीक है ना, कल की क्लास जब लगाना तो सब क्लियर कर देंगे। अब देखो, वनडे क्रिकेटर 2024 अवार्ड जो मिला है आईसीसी वाला, वो मिला है विराट कोहली को। ऑप्शन आपका सी करेक्ट है। अगला प्रश्न है, ये सामान्य ज्ञान का लास्ट है, किस खेल में ट्विडल शब्द का प्रयोग किया जाता है? ये ट्विडल शब्द, ये प्रश्न ना एसएससी जीडी में 2019 में भी आया था, 2021 में भी आया था, और अभी 2024 में जो एग्जाम हुआ था स्टार्टिंग में, उसमें भी पूछा गया है। तो ये बढ़िया प्रश्न है, आंसर दीजिएगा जी। गुड सर, मैंने कुछ पढ़ाई नहीं की, यूनिवर्सिटी के एग्जाम चल रहे हैं, तो अब इसमें क्या कर सकते हैं मेरे भाई? मैराथन क्लासेस वगैरह ले लो और बाकी देखेंगे जो होगा, है ना। गुड, सभी का सही है। 15 नंबर का आंसर दो मेरे भाई जल्दी से। ट्विडल शब्द टेबल टेनिस से है, ऑप्शन आपका डी करेक्ट है। आंसर मैच कर लेंगे, सभी ने ऑप्शन डी को दिया है ना, ऑप्शन डी सही है जी। अब बढ़ते हैं सेक्शन बी पर, सामान्य विज्ञान 16 से 30 तक अगले 15 प्रश्न। बोला है कि नवजात शिशु के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं जी? ये प्रश्न ना आरआरबी एनटीपीसी में से उठाया है। ठीक है जी, अब ये मत सोचना कि एनटीपीसी का प्रश्न है, आपने तो बुक्स में वैसे भी पढ़ा होगा जनरली स्टेटमेंट में। ठीक है ना, बुक्स में होता है, पहले आप आंसर देंगे उसके बाद मैं बताता हूं। और जब लास्ट में स्कोर कमेंट करेंगे तो सेक्शन वाइज बताना कि सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी और सेक्शन डी में कितने राइट हुए हैं, ताकि मुझे भी पता लगे कि आपका कौन सा सेक्शन अभी तक वीक है जी। मैथ आपका बिल्कुल सिलेबस कंप्लीट हो चुका है ना, जीके की मैराथन हो चुकी है, साइंस की हो चुकी है। कल रीजनिंग की क्लास लगाएंगे सुबह 11 बजे। जुलाई 2023 से लेके मार्च 2024 तक के सारे महत्वपूर्ण आर्मी के लेवल के करंट अफेयर कंप्लीट करेंगे। ठीक है ना, सुबह 11 बजे क्लास लगेगी, ये याद रखना, 10 बजे नहीं है, 11 बजे है जी। ठीक है जी। अब देखो, आपने ना जो नॉर्मल बुक पढ़ी होगी उसमें लिखा होगा कि 300 प्लस हड्डियां होती हैं एक नवजात शिशु में। यहां पे हम 305 आंसर दे देंगे क्योंकि ये आरआरबी में आया था, तो मैंने सेम ऑप्शन रख दिए हैं। ठीक है जी। 206 क्या होती हैं वयस्क मनुष्य के शरीर में? वयस्क मनुष्य यानी कि जो आप लोग हैं, यंग पर्सन हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है सामने कि ताप बढ़ने से पदार्थ का पीएच मान, पीएच वैल्यू की बात कर रहा है, बताइए घटता है, बढ़ता है, समान रहता है या इनमें से कोई नहीं? सर पेपर ज्यादा टफ आएगा या बहुत? अरे ये क्या है, पेपर हो तो जाने दो, पहले दिन का देख लेंगे। ठीक है जी। अच्छा, जिन लोगों का भी एडमिट कार्ड का नहीं पता लग रहा है कि डाउनलोड हो पा रहे हैं नहीं हो पा रहे हैं, आप लोग ना कुछ वेबसाइट पे डायरेक्ट चेक मत करो, आप यहां पे जाओ joinIndianArmy.nic.in। ठीक है ना, आप लोग ना इस वेबसाइट पे जाओ और आप लोग क्या करो, अपनी आईडी को लॉगिन कर लो। ठीक है जी, अपनी आईडी को लॉगिन कर लो, यहां पे आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। आपको डायरेक्ट लिंक से नहीं जो पा रहे हो तो joinIndianArmy.nic.in पे जाकर अपनी आईडी लॉगिन कर लीजिए, बात खलास, यहां पे सब पता लग जाएगा। ताप बढ़ने से पदार्थ का पीएच वैल्यू जो है वो घट जाती है, ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा रोग यकृत को प्रभावित करता है? सर इसके ऑप्शन गलत हैं। अरे नहीं मेरे भाई, ओके है रिपोर्ट। राजस्थान की धरती से खमागणी, राम राम। अच्छा जी,
रविंदर बिश्नोई कह रहे हैं कि सर बबलू और जितेंद्र दोनों ने आज आपकी क्लास नहीं ली, आप डांट लगाओ उनको, वरना फौजी कैसे बनेंगे। अरे भाई, जब उनको फौजी बनना होगा तो मेरी डांट लगाने का मतलब ही नहीं है, अपने आप क्लास ले लेंगे। आप ले रहे हो ना, आप फौजी बनो, ठीक है, वो रात को लगा लेंगे, टेंशन मत लो। निम्न में से कौन सा रोग यकृत को प्रभावित करता है। आप कहेंगे सर जी पीलिया जो है वो लीवर को प्रभावित करता है। एक चीज सुनो, ये टाइफाइड जो है ना, अगर एग्जाम में आ जाए तो ये छोटी आंत को प्रभावित करता है जी। रेबीज और टिटनेस आप कहेंगे सर जी नर्वस सिस्टम यानी कि तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है, याद रखिएगा जी। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने है कि पत्तियों की सतह पर मौजूद छोटे छिद्र को डैश कहते हैं जी। बताइए जी। एक मैंने आपसे प्रश्न पूछा था कि पौधों का जनन अंग क्या है, याद है आपको? पौधों का जनन अंग क्या है? ऑप्शन भी दूंगा मैं आपको, क्योंकि ये आर्मी 2023 में आया है। ये दोनों ही प्रश्न आपके आर्मी के 2023 के आए हुए हैं जी। पौधों का जनन अंग क्या है? पत्तियां हैं, ठीक है जी। ऑप्शन बी देख लो, जड़ है। ऑप्शन सी क्या है? फूल है जी, पुष्प। और ऑप्शन डी भी मैं यहां पर दे देता हूं आपको, क्या चीज मैं आपको दे देता हूं? तना, रूट्स। बताएंगे पौधों का जनन अंग कौन सा है और पत्तियों की सतह पर मौजूद छोटे छिद्र को क्या कहा जाता है। आप लोग इसका आंसर क्या करेंगे जी? इसको बोलते हैं रंध्र यानी कि स्टोमेटा। ऑप्शन सी जिसने आंसर दिया है उनका राइट है। अब इस प्रश्न का आंसर जल्दी से करिएगा। सी आ रहा है आंसर, फूल, पुष्प। क्या बात है, बहुत बढ़िया। ये जड़ भी आंसर दे रहे हैं, जड़ नहीं है। चलो जी, यहां पे पुष्प जो है ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, एग्जाम में गड़बड़ नहीं करना, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे, कुष्ठ रोग किस जीवाणु के कारण होता है। अच्छा, मैंने आपको एक चीज बताई थी, इसमें मैंने आपको एक प्रश्न और भी कराया था कुछ दिन पहले एक्स्ट्रा फैक्ट में कि विश्व कुष्ठ रोग दिवस कब मनाते हैं जी। आप लोग क्या मुझे इसका भी आंसर बता पाओगे? ठीक है, विश्व कुष्ठ रोग दिवस कब मनाया जाता है, आंसर देंगे फटाफट से जी। ये माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस की बात करेगा तो आप कहेंगे सर जी ये क्षय रोग है। क्षय रोग जिसे टीबी कह देते हैं, जिसे तपेदिक बोल देते हैं, ठीक है ना जी। इसके जीवाणु की खोज मैंने आपको बताया ही था। इसके जीवाणु की खोज किसने की है? आप कहेंगे सर जी रॉबर्ट कोच ने की है जी। किसने की है? रॉबर्ट कोच ने। अब क्षय रोग के इलाज के लिए टीका जो लगाया जाता है वो लगाते हैं, टीका लगाते हैं कौन सा? बीसीजी का टीका लगाया जाता है क्षय रोग के इलाज के लिए। और बीसीजी के टीके का आविष्कार कैमिलेट और गुएरिन ने किया था। यहां पे क्लियर है? देखो, कुष्ठ रोग जो है वो माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री नामक जीवाणु के कारण होता है। ऑप्शन यहां पे सी करेक्ट है। विब्रियो कालेरी देखो हैजा के जीवाणु का नाम है, हैजा के जीवाणु का नाम क्या है? वाइब्रियो कॉलेरी है, याद रखिएगा जी। ठीक है जी। यार्निया पेस्टिस क्या है? आप कहेंगे सर जी प्लेग के जीवाणु का नाम क्या है? यार्निया पेस्टिस है। ये मैंने करवाया है आपको साइंस की क्लास में, ठीक है ना। विश्व कुष्ठ रोग दिवस कब मनाते हैं? आप लोग आंसर 30 जनवरी को दे पा रहे हैं क्या? देख लेते हैं एक बार, फिर आगे बढ़ेंगे जी। क्या चल रहा है भाई? बहुत शानदार सर जी, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूं, धन्यवाद मेरे भाई। विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम बताओ। और बफरिंग नहीं कर रहा है, क्लास थोड़ी बहुत अटक रही होगी, बफरिंग नहीं है। आप एक बार बैक करके चला लें, जिसका बफरिंग कर रहा है सही हो जाएगा। विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम क्या है जी? अगर मैं आपको सूत्र भी कह दूं तो क्या आप लोग मुझे इसका फॉर्मूला भी बता पाओगे? जैसे ये मर्क्यूरिक सल्फाइड है, इसका मैंने आपको कल ही क्लास में बताया था, मैराथन में HGS कहते हैं, है ना। ये सिंदूर का रासायनिक नाम है और सिंदूर का सूत्र है जी, बताया था कल। ये हाइड्रोजन सल्फाइड मैंने आपको बताया था H2S, याद आया किसी को? है ना। इसमें मैंने आपको क्या बताया था कि भाई इसमें से सड़े अंडे जैसी गंध आती है, इसमें से सड़े अंडे जैसी गंध आती है। तो अगर एग्जाम में पूछेगा कि किस गैस से सड़ी हुई अंडे जैसी गंध आती है तो हाइड्रोजन सल्फाइड। ये सिल्वर नाइट्रेट है मेरे भाई। सिल्वर नाइट्रेट क्या होता है? AgNO3। इसमें मैंने आपको क्या बताया था कि सिल्वर नाइट्रेट की ना वो लगाते हैं, वोट डालने वाली स्याही जो है ना, वोट डालने की जो स्याही होती है वो किसकी बनी होती है? सिल्वर नाइट्रेट की बनी होती है। और जख्म होता है तो वहां पर भी सिल्वर नाइट्रेट का घोल लगाया जाता है। अब आते हैं हम लोग विरंजक चूर्ण पर, इसको बोलते हैं कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। तो हम यहां पे ऑप्शन डी को आंसर देंगे जी। इसका सूत्र क्या होता है? CaOCl2।
अगला प्रश्न आपके सामने है CH3 COOH किसका रासायनिक सूत्र है, आंसर दीजिएगा जी। वेरी गुड। मुख्यमंत्री और राज्यपाल आज करवाएंगे भाई, ठीक है, शाम को 7 बजे। देखो ये प्रश्न ना आर्मी टेक्निकल का है, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा एसिटिक अम्ल, ऑप्शन आपका यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। नाइट्रिक एसिड क्या होता है, HNO3 को नाइट्रिक एसिड कहते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, दोनों हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन की उत्पत्ति डैश की आवश्यकता से होती है जी। थोड़ा सा मैंने जान के हार्ड किया है, आसान तो रोज लगाओगे, साइंस के प्रश्न मैंने ठीक डाले हैं, मैथ आसान है, ठीक है ना, थोड़ा सा समझने वाला है पर आसान है। हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन बहुत आसानी से कर पाओगे, हीमोग्लोबिन को पढ़ के तो आंसर दे दो कम से कम। गुड सर जी, मैं आपके मामा जी के साथ क्लास ले रहा हूं। अरे वाह, अच्छा जी, एक बार नाम भी बता दीजिए मामा जी का। हमको लाइव क्लास पसंद नहीं है, अपलोड वीडियो बहुत पसंद है। बिल्कुल जी, ठीक है, या आप इसको बाद में भी देख सकते हैं, अपलोड हो जाती है, ठीक है ना। दोनों हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन डैश की उत्पत्ति की आवश्यकता है। देखो हीमोग्लोबिन में आयरन पाया जाता है, पता है ना, जिसके कारण रक्त का रंग लाल होता है। मायोग्लोबिन में भी आयरन यानी कि लोहे की मात्रा पाई जाती है। निम्न में से कौन जंतु जगत के आर्थ्रोपोडा संघ का उदाहरण है जी। देखो ये जंतु जगत के संघ है ना। अब तो लेवल बढ़ गया है तो यहां से प्रश्न बनते हैं जी। आर्थ्रोपोडा क्या है, अगर आपको एग्जाम में आ जाए ना कि जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ कौन सा है जी, जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ, तो आप कहेंगे आर्थ्रोपोडा है। क्लियर है चीजें। अब देखो ऑक्टोपस के साथ साथ ना आप लोग शंख को याद रख लेना, एक आता है शंख, ठीक है जी। आप लोग सीप को याद रख लेना, सीप, ऑक्टोपस, शंख, सीप, ठीक है। ये क्या है, आप कहोगे सर ये तो मोलास्का संघ के उदाहरण है जी। कौन से संघ के, मोलास्का संघ के उदाहरण है। जबकि केकड़ा, बिच्छू, कॉकरेज, मक्खी, मच्छर, ये जो भी हैं ये सभी के सभी क्या हैं, आर्थ्रोपोडा संघ के उदाहरण हैं। ये सारी चीजें क्लियर है आपको। अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, सल्फर डाइऑक्साइड का सही सूत्र क्या है। 25 पर आइए जी। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 25 का जल्दी से आप सभी आंसर देंगे जी मुझे। क्या बात है, वेरी गुड। SO2 S20 किसने दिया है। शुभम सर, आपका नेम क्या है। शुभम श्रीवास्तव है जी। सल्फर डाइऑक्साइड SO2 हो जाएगा, ऑप्शन आपका ये करेक्ट है। ये आपको पता है ना, SO2 प्लस NO2 ये क्या होता है जी। SO2 और NO2 मिलाकर अम्लीय वर्षा करते हैं। याद है आप सभी को कि नहीं, कि भूल गए। अम्लीय वर्षा सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड से होती है। इसी के साथ मैंने आपको एक दिन कृत्रिम वर्षा के बारे में भी बताया था मेरे भाई। कृत्रिम वर्षा के बारे में क्या बताया था मैंने, वो होती है सिल्वर आयोडाइड। क्या होती है, आप कहोगे सर जी सिल्वर आयोडाइड, ठीक है ना। अच्छा आप लोग मुझे एक चीज बता दो, आप लोग मुझे बता दो कि जल गैस का मिश्रण क्या है, और आप लोग मुझे बता दो कि प्रोड्यूसर गैस का मिश्रण क्या है जी। जल गैस और प्रोड्यूसर गैस का मिश्रण, मैं आपको सिर्फ 10 सेकंड दे रहा हूं, उसके बाद ही आगे बढ़ूंगा, ठीक है ना। बीच बीच में ऐसे क्वेश्चन पूछ लेने चाहिए ताकि आपकी रिवीजन होती रहे। ये N2O क्या है, ये हास्य गैस है जिसे नाइट्रस ऑक्साइड कहते हैं, लाफिंग गैस का सूत्र है जी, ठीक है। इसका दोनों का आंसर दे दो, उसके बाद ही आगे बढ़ूंगा मैं फटाफट से जी। CO प्लस H2, सोनू आर्मी स्टडी, बहुत बढ़िया। जल गैस होती है CO प्लस H2। अब प्रोड्यूसर गैस पर आ जाओ फटाफट से। प्रोड्यूसर गैस, देखो प्रोड्यूसर गैस होती है CO प्लस N2। चीजें क्लियर है ना। तो ये देखो, ये थोड़ा ध्यान रखना, गड़बड़ मत करना एग्जाम में। अगला प्रश्न है आपके सामने कि संजीवों का 5 जगत वर्गीकरण किसने किया था जी। संजीवों का 5 जगत का वर्गीकरण किसने दिया था। देखो कैरोलस लिनियस याद रखना, पहली चीज आधुनिक वर्गीकरण के जनक। अगर एग्जाम में आ जाए कि आधुनिक वर्गीकरण के जनक कौन है, कैरोलस लिनियस हैं जी। इन्होंने ना द्विनाम पद्धति का, ये द्विनाम पद्धति के जनक हैं जी। अगर बोलेगा द्विनाम पद्धति के जनक कौन है तो कैरोलस लिनियस हैं।
कौन कौन सी द्विनाम पद्धति थी? आप कहेंगे सर वंश और जाति। इन्होंने ये दो पद्धतियां दी थी जी। 5 जगत का वर्गीकरण किया था रॉबर्ट वही टेक्कर ने। ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा, सभी का सही है ना। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे कि कोबाल्ट डैश का उदाहरण है। भाई यहां पर आंसर देंगे, यहां पर कोई भी गलत नहीं करेगा। कितने क्वेश्चन है? 50 क्वेश्चन का मॉडल पेपर है भाई, आज तो पूछने की जरूरत नहीं होनी चाहिए आपको। गुड। शुभम सर का दीवाना प्रद्युम्न, एक तो लिखा है शुभम सर का दीवाना प्रद्युम्न, ऊपर से लिखा है कि सर मैंने आपके लिए एक लड़की देखी है एकदम टॉप मॉडल है। अरे पढ़ लो मूर्खो, ठीक है। एक और ऐसा ही कोई कमेंट आया था, ठीक है जी। करंट अफेयर कल कराएंगे। ये राजेश पटेल है कि सर आपके लिए शादी के लिए लड़की हमारे यहां बोलो तो करा दूं। खुद की शादी नहीं हो रही है, ठीक है ना, खुद अपनी जॉब के चक्कर में भटक रहे हो। और चलो देखो कोबाल्ट, आप लोग याद रखना कोबाल्ट के साथ साथ ना ये कोबाल्ट लोह चुंबकीय का उदाहरण है जी, ठीक है ना। हम बात कर लेंगे लोहे की, लोहा, कोबाल्ट, और अगर एग्जाम में आ जाए निकल, ठीक है ना, तो ये क्या है? लोह चुंबकीय पदार्थ के उदाहरण है। अब आप प्रति चुंबकीय पर आ जाओ, हम बात करेंगे सोना, चांदी, ठीक है जी। मैं बात कर लूंगा तांबा की, मैं बात कर देता हूं सीसा की, ठीक है ना। एंटीमनी, एंटीमणि, मैं बात कर लूंगा बिस्मत। अरे ये सभी प्रतिचुंबकीय के उदाहरण हैं जी। अनुचुंबकीय में क्या हो जाएगा? आपका सोडियम आ जाएगा, आपका मैग्नीज आ जाएगा। सोडियम, मैग्नीज, एल्यूमिनियम, ये क्या है? अनुचुंबकीय हैं जी। बाकी लोह अचुंबकीय क्या होते हैं? जिसमें चुंबक के गुण ही नहीं पाए जाते, जैसे लकड़ी, प्लास्टिक, ये सब। अगला प्रश्न है आपके सामने कि सोरा का रासायनिक नाम क्या है? इसका आंसर दे दो भाई फटाफट से, बढ़िया प्रश्न लेकर आया हूं। बैटरी चार्ज खत्म हो गया है, सवेरे सवेरे ही खत्म कर दिया है आपने, है ना। बहुत शानदार। मॉडल पेपर में कितने परसेंट क्वेश्चन आएंगे भाई? देखो कितने परसेंट आएंगे ये तो अपन नहीं बता सकते, पर मैंने एक्सपेक्टेड डाले हैं सारे, है ना। अगर ये ही बता पाते तो हम तो अंतर्यामी हो गए होते अभी तक। सोरा का रासायनिक नाम क्या है? अब यहां पर मेरी बात ध्यान से सुनना भाई, इंपॉर्टेंट। सोरा जिसको क्या कहते हैं? सॉल्ट पीटर भी कहते हैं, ये मैंने आपको करवाया है। सॉल्ट पीटर किसे कहते हैं जी, ठीक है ना। इसके अलावा मैंने आपको चिली सॉल्ट पीटर भी बताया था, याद है ना आपको। मैंने आपको चिली सॉल्ट पीटर के बारे में भी बताया है। ये रसायन विज्ञान के ऐसे टर्म हैं जो आपको कंफ्यूज कर देंगे। सोरा को सॉल्ट पीटर भी कहते हैं जी। पोटेशियम नाइट्रेट इसका रासायनिक नाम है। हम यहां पे ऑप्शन ए को आंसर देंगे। अब एक चीज ध्यान से सुनना, पोटेशियम नाइट्रेट क्या होता है? आप कहोगे सर जी KNO3 इसका सूत्र है जी, है ना। अब पोटेशियम नाइट्रेट का प्रयोग ना आप लोग कहेंगे सर बारूद बनाने में भी किया जाता है। आप कहोगे सर आतिशबाजी में भी इसका प्रयोग करते हैं जी। रॉकेट के प्रणोदक में भी इसका प्रयोग करते हैं। रॉकेट के प्रणोदक में भी इसका प्रयोग किया जाता है, याद रखेंगे ना, भूलना नहीं है। चिली सॉल्ट पीटर तो NaNO3 है, सोडियम नाइट्रेट क्या है? सोडियम नाइट्रेट है जी, है ना। अब देखो ये फेरस सल्फेट याद रखना, FeSO4। कॉपर सल्फेट होता है CuSO4। फेरस सल्फेट को क्या बोलते हैं? फेरस सल्फेट को बोलते हैं हरा थोथा। क्या बोलते हैं? हरा थोथा। कॉपर सल्फेट को कहते हैं नीला थोथा। ये आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। सारे इंपॉर्टेंट है, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लेना, पर ये प्रश्न जो है ना हर एक इंपॉर्टेंट है जी। आज के सेकंड लास्ट साइंस के प्रश्न पे बढ़ते हैं कि जल में हाइड्रोजन के द्रव्यमान और ऑक्सीजन के द्रव्यमान का अनुपात डैश होता है। इस प्रश्न को तो आप डायरेक्ट रट ही लेना। सेल्फ मेड कह रहे हैं कि अपनी कामयाबी के हकदार आप स्वयं बने, क्योंकि साथ देने वाले एक वक्त के बाद एहसान की भाषा बोलने लगते हैं। सही बात है जी। मेरी गर्लफ्रेंड आपकी दीवानी थी, इसलिए बोल रहा था कि मैंने आपके लिए लड़की देखी है। अरे पढ़ लो मूर्खो, पढ़ लो। देखो यहां पे क्या होगा, यहां पे याद रखना 1:8। ऑप्शन आपका बी करेक्ट है, इसको डायरेक्ट याद रखना भाई साहब। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के द्रव्यमान का अनुपात हो जाएगा 1:8। ये सामान्य विज्ञान का लास्ट प्रश्न है कि नींबू के रस का पीएच मान कितना होता है? जल्दी से आंसर देंगे जी। सर मैं MP जबलपुर से हूं, बहुत बढ़िया। फ्री मॉक टेस्ट
पहला मॉक टेस्ट फ्री है, आप उसको लगा सकते हैं कभी भी कैसे भी, कोई समस्या नहीं है। कह रहा है कि आपकी क्लास लेने में मजा आता है दीपक बिस्ट, किसी और के चैनल पर जाकर वापिस आपके चैनल पर आता हूं, तो किसी और के चैनल पर जाते ही क्यों फिर। नींबू के रस का पीएच मान देखो ये 6.5 पता होना चाहिए। हम बात कर लेंगे दूध का पीएच मान होता है जी, है ना। ये दूध का जो पीएच मान है 6.5 से 6.7 के अराउंड होता है। हम 2.8 की बात करेंगे, आप कहोगे सर जी शराब का पीएच मान, ठीक है ना, शराब का 2.8 से 3.0 तक होता है जी। रही बात 6.8, आप कहोगे जी मानव लार का पीएच मान होता है जी। किसकी बात करेंगे, लार का पीएच मान होता है। और ये 2.4 है ना, आप कहोगे सर नींबू का जो पीएच मान है वो 2.4 से 2. है ना, इसको 2.2 से भी डिनोट करते हैं कि 2.2 से 2.4 तक नींबू का पीएच मान होता है। ये चीजें क्लियर हैं सभी की। क्वेश्चन नंबर 30, बहुत बढ़िया जी, क्या बात है, वेरी नाइस। अगला देखो यहाँ पे आपका जीके और साइंस खत्म है। अब मैथ के 15 प्रश्न है और 5 प्रश्न रीजनिंग के हैं जी, ठीक है ना। उम्मीद करूंगा सेशन पसंद आएगा। कॉपी पेन अब लेकर बैठिएगा, सारे की सारे प्रश्न ना एकदम आपके आर्मी के लेटेस्ट पैटर्न के हैं। 31 नंबर पर आइए जल्दी से। एडमिट कार्ड नहीं निकल रहा है तो आप एक काम कर लो, आप ना डायरेक्ट joinindianarmy.nic.in पर जाकर लॉग इन करो, ठीक है जी। मेरे को लग रहा है कि ये जो मैं क्वेश्चन कराऊंगा ना इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, शायद स्टेटमेंट भी चेंज ना हो, ठीक है ना। मेरी आर्मी वालों से बात हुई है कि भाई मेरी ही क्लास से प्रश्न डालना, ठीक है, तो मेरी ही क्लास से प्रश्न आएंगे, ये आप लोग याद रखिएगा। वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें जो 15, 30 और 40 से भाग हो जाएगी। अगर सबसे बड़ी संख्या बोलेगा हाईएस्ट, ठीक है ना, तो हम लोग इसका क्या निकाल लेंगे, एचसीएफ निकाल लेंगे, आपका राइट आंसर हो जाएगा। नहीं तो आप ऑप्शन में भी सबसे बड़ी संख्या चेक कर सकते हैं, जो सबसे बड़ी संख्या तीनों को भाग करेगी वो हो जाएगा। यहां पर तो एचसीएफ यहां पे 5 आ जाएगा। हम लोग ऑप्शन सी को आंसर देंगे जी, जिसने ऑप्शन सी को आंसर दिया है, ठीक है ना। इसको निकालने लायक कुछ था नहीं इसमें, तो मैं आगे बढ़ता हूं। अगला प्रश्न है कि प्रथम 13 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत ज्ञात करें। लो जी, इस टाइप से प्रश्न मिलेगा आपको देखने को। 32 पर आइए जल्दी से। सर कॉपी पेन नहीं है मेरे पास, आप अपना दे दो भाई। मेरा ये वाला पेन तो आपकी कॉपी पे चलेगा ही नहीं, ठीक है ना। सी वाला सही है, बहुत शानदार। आप देखो ध्यान से जी, औसत एवरेज निकालने को बोला है, यानी कि संख्याओं का योग, है ना, आंकड़ों का योग, और डिवाइड में क्या होता है, कुल संख्या होती है जी। आप देखो, अब क्योंकि वर्ग हैं, वर्ग मतलब 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ऐसे करते करते आपका लास्ट में 13 का स्क्वायर, यहां तक का इनका टोटल निकालना है जी। तो पहले टोटल निकालेंगे, पहले ये निकालेंगे, तभी तो हम टोटल संख्या से भाग करेंगे। अब जब भी प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n+1 डिवाइड बाई 6 होता है। यह फॉर्मूला आपको पता ही होगा, आपने करा ही होगा, ठीक है ना। यहां पे n क्या है, सबसे लास्ट संख्या है, तो यहां पे हम बात कर लेंगे 13 गुणा 14 की, गुणा 2n यानी कि 13 दूनी 26 और 1 27 डिवाइड बाई 6। यह फॉर्मूला आपको लगा के सॉल्व कर लेना है। देखो जी, 3 दूनी 6, 3 9 27, 2 से काट देंगे, 2 7 14। अब 13 7 यहाँ पे 91 हो जाएगा, 91 को 9 से कर देंगे, 9 8 72। तो देखो इन संख्याओं का टोटल जो है वो आ जाएगा 729, सॉरी 991 होता है ना, क्या कर रहा हूं, 819 आ जाएगा जी इन सभी का, ठीक है ना। इन सभी का टोटल आ जाएगा 819, और टोटल संख्याएं कितनी हैं, 13 संख्याएं हैं, तो आप 13 से भाग कर देंगे जी, ठीक है जी। अब देखो यहाँ पे 13 छिके 78, 13 तिया 39, 63। जिसने ऑप्शन बी को आंसर दिया है, देखते हैं 32 का क्या चल रहा है। कपिल भाई 72 मत करो, आप गलत मत करो। सर आपको कभी किसी लड़की ने रिजेक्ट किया है, भाई ऐसे हमने कर्म ही नहीं किए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक पूर्ण वर्ग नहीं है। आंसर करिएगा, ये तो देखकर बता दोगे, इसमें तो समस्या नहीं है ना। आंसर दीजिए फटाफट से, इनमें से कौन सा एक पूर्ण वर्ग नहीं है जी।
आप कहोगे सर यहां पर जो 7 to 9 मुझे दिख रहा है, 7 to 9 क्या है, 9 की पावर 3 है, एक घन है, जबकि 841 29 का स्क्वायर है, 529 आप कहोगे साहब जी 23 का स्क्वायर है, और 576 किसका है जी, 576 आप कहोगे सर 24 का स्क्वायर है, ठीक है ना। परंतु 7 to 9 जो है वो 9 की पावर 3 है जी। क्वेश्चन नंबर 34 है कि माना x सम संख्या है और y एक विषम संख्या है, तो इनका लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 32 समझ में नहीं आया, 32 मैं रिपीट करवा दूंगा, एक बार चल लेते हैं क्लास में, ठीक है ना। ये 50% कंप्लीट हो जाएंगे, जो समझ में नहीं आया है वो मुझे बता देंगे, हम समझा देंगे आपको। अब देखो जी, एक सिंपल सी चीज होती है कि जब भी एक सम संख्या दी हो और एक संख्या दी हो विषम, ठीक है ना, और आपको बोल दे कि भाई इनका एलसीएम निकालने को, तो जो सम और विषम का एलसीएम होता है वो क्या होता है, सम संख्या गुणा विषम संख्या हो जाएगा, है ना। जैसे मैं आपको बोल दूं कि भाई साहब 2 और 3 का एलसीएम निकालो, 2 सम संख्या है 3 विषम संख्या है, तो क्या करोगे, जब सम और विषम संख्या आमने सामने हो तो इनका गुणन कर देंगे, तो 6 जो है इनका एलसीएम आ जाएगा। ऐसे यहां पे लिखा है कि x जो है वो सम संख्या है, y जो है वो विषम संख्या है, अब इनका एलसीएम मतलब इनके बीच का गुणा जो एक्स वाई हो जाएगा वो इनका एलसीएम हो जाएगा, ऑप्शन बी। 34 का क्या दे रहे हो आप लोग, एक्स वाई है, 33 क्वेश्चन गलत है, अच्छा जी। चलो अगला प्रश्न आपके सामने है स्क्रीन पर, 34 का आंसर देंगे जल्दी से जी, 34 तो हो गया है। 35 का आंसर दीजिएगा कि एक शहर की जनसंख्या 2 लाख है, यदि 10% वार्षिक दर से बढ़ती है तो 2 वर्ष बाद आबादी क्या होगी। ये तो प्रश्न ना बहुत पूछा जाता है एग्जाम में, ये टाइप ही बहुत पूछा जाता है एग्जाम में। आंसर दीजिएगा फटाफट से जी, ठीक है ना, आंसर देंगे जी फटाफट से। एक भाई ने कमेंट किया है कि सर, उस भाई का भी कमेंट सही है अपनी जगह, कि ये जो आपने क्वेश्चन कराया है 33, ठीक है ना, कौन सा क्वेश्चन है ये, आप कहोगे सर ये क्वेश्चन नंबर जो आपने 33 कराया है 7 to 9, भाई का कमेंट आ रहा है कि सर 7 to 9 जो है, एक मिनट, 7 to 9 जो है सर ये 27 का स्क्वायर भी तो है, ठीक है, तो यहां से ये भी सही है भाई, ठीक है जा। तो इसमें से कौन सा पूर्ण वर्ग नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं, ठीक है। बट ये जो प्रश्न है ना, मैं सही से बताऊं, ये मैंने आरआरबी से लिया है, रेलवे के एग्जाम से उठाया है, यानी कि देखो पॉसिबिलिटी 7 to 9 की भी है कि ये एक पूर्ण वर्ग इसका है, पर 9 की पावर 3 है, तो हम उस हिसाब से यहां पर इसको भी आंसर दे सकते हैं, है कि नहीं बात। तो यहां पर ऑप्शन डी आंसर था, मैंने दोनों रीजन आपको बता दिए हैं, आप देख लीजिएगा, ठीक है जी। यहां पे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35 कि एक शहर की जनसंख्या 2 लाख है, चलो जी, आंसर बड़ी फास्ट आ रहा है आपका, बहुत स्पीड में आंसर दे रहे हो। चलो देखो, जब भी ऐसा प्रश्न आए ना, आपको फॉर्मूला लगाना है चक्रवृद्धि ब्याज का, ठीक है ना। देखो यहां पर आपको लिखनी है जो जनसंख्या है कितनी है, 2 लाख है, इकाई दहाई, ठीक है, और उसके बाद आपको बोलेगा कि 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष में आबादी क्या होगी। इसके लिए आपको फॉर्मूला लगाना है 1 + r डिवाइड बाई 100। अब 2 साल है तो इसकी पावर आपको 2 कर देनी है। ये चीजें क्लियर हैं, तो पहले मैं इसको यहीं पे सोल्व कर लेता हूं। 1 + r क्या है आपका 10 है, तो यहां पे 10 डिवाइड बाई 100, हम अगर इसको सोल्व करेंगे, ठीक है ना जी, 100 एकम 100, यहां पे आपका 110 डिवाइड बाई 100 हो जाएगा, समझ रहे हो, और इसकी पावर क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। इतना सभी का क्लियर है। अब यहां से उठाते हैं, देखो जी, जनसंख्या कितनी है, 2 लाख है, ठीक है जी, 2 लाख जनसंख्या है, यहां पर आप कर देंगे 110 डिवाइड बाई 100, और पावर 2 है तो हम एक बार और लिख देते हैं 110 डिवाइड बाई 100, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो जी, ये 2 जीरो से मैंने काट दी, ये 2 जीरो हैं, ठीक है ना, फिर मैं क्या करता हूं, इन 2 जीरो से इन 2 जीरो को काट देता हूं, कोई दिक्कत। अब देखो 11 गुणा 11 करेंगे तो 121 हो जाएगा, 11 का स्क्वायर, 2 से गुणा करेंगे इसको तो क्या हो जाएगा, 2 4 2, और यहां पर 2 जीरो बती हैं, तो यहां पर 24,200 हो जाएगा, राइट आंसर, ऑप्शन आपका बी करेक्ट है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, लो भाई इसको हल करें, ये बहुत सरल प्रश्न है, इसमें समय मत वेस्ट करिएगा। 36 नंबर पर आइए,
सर बताइए, हिंदी के साथ इंग्लिश में पेपर आएगा? हाँ भाई, दोनों लैंग्वेज में आएगा पेपर, दोनों लैंग्वेज में पेपर आएगा। ठीक है, आज 19 है, वर्ल्ड लिवर डे है, अच्छी बात है जी। देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए ना, अगर आप ऐसे डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे तो गलती होने का चांस बन जाता है। हम लोग क्या करेंगे, देखो यहां पर 0.3 है तो मैं इसको 3 डिवाइड बाई 10 लिख सकता हूं, क्योंकि एक डिजिट छोड़ के पॉइंट है जी। गुणा यहां पर 0.04 है तो इसको मैं 4 डिवाइड बाई 100 लिख सकता हूं ना, क्योंकि 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा है तो 2 जीरो नीचे उतार दी, फिर से गुणा कर लो। यहां पर 3 है, यहां पर इसको मैं डिवाइड बाई 1000 लिख सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पर क्या है, गुणा 400 है तो मैंने डायरेक्ट यहां पे 400 लिख दिया। अब ध्यान से समझना, मैं इस 2 जीरो से मैंने ये 2 जीरो काट दी। ठीक है जी। अब देखो 4 तिया 12, 12 चौके 48, और 48 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो भाई। 48 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 144 आ जाएगा, और नीचे आपका क्या रहेगा, 1 2 3 4, ठीक है ना, नीचे आपका 10,000 रहेगा। अब देखो नीचे कितनी जीरो हैं, आप कहोगे सर 4 जीरो हैं, यानी कि 4 डिजिट के बाद पॉइंट लगाना है, 4 4 1 0.0, 4 डिजिट के बाद पॉइंट लगाना है, तो ऐसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है जी। बताइए, 35 वाला क्वेश्चन गलत किया है आपने, इसमें क्या गड़बड़ है, इसमें तो कोई गड़बड़ ही नहीं है। चलो जी, वर्तमान में पिता और पुत्र की आयु का अनुपात 6:1 है। 5 वर्ष बाद यह अनुपात 7:2 हो जाएगा, तो पुत्र की वर्तमान आयु बताइए जल्दी से जी। पुत्र की वर्तमान आयु एक बार जल्दी से बता दो फटाफट से, सिंपल सा प्रश्न है, 37 नंबर। अच्छा ये कह रहे हो ना इसमें गड़बड़ किया है, इसमें कुछ गड़बड़ नहीं है, 1 जीरो कम लगाई है ना। ऑप्शन से तो कर ही लोगे यार, बोर्ड पे पढ़ा रहे हैं तो हो जाता है। ठीक है जी, ऑप्शन से तो कर ही लोगे, उसमें कोई वैसी गड़बड़ नहीं है। बताइए जी, पिता और पुत्र की आयु का अनुपात 6:1 है। यदि 5 वर्ष बाद यह अनुपात 7:2 हो जाएगा, तो पुत्र की वर्तमान आयु क्या होगी। अब देखो मैंने यहां पर लिखा एफ से फादर और एस से सन, इनकी आयु का अनुपात कितना है, आप कहेंगे 6:1 है जी। ठीक है ना। अब यहां पर बोला है कि जो 5 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात हो जाएगा 7:2, तो आपको हमेशा एक चीज चेक करनी है, जब भी इनके रेशो का डिफरेंस सेम हो तो ये प्रश्न आपका सिर्फ और सिर्फ 5 सेकंड का है। अगर रेशो में डिफरेंस सेम ना हो तो हम रेशो का डिफरेंस सेम करते हैं। ठीक है ना। अब देखो यहां पर मैं देख रहा हूं इनके बीच में 1 का अंतर है, यहां पर भी रेशो में कितने का अंतर है, 1 का अंतर है, यानी कि रेशो में अंतर सेम है। तो अगर रेशो में अंतर सेम है तो ये प्रश्न आपका जो है सिर्फ थोड़ा सा है, रेशो में डिफरेंस 1 का है, और वर्षों में कितने का डिफरेंस है, 5 वर्ष का डिफरेंस है। एक रेशो का मान 5 के बराबर कर देंगे। पुत्र की वर्तमान आयु, जो वर्तमान आयु है उसका रेशो कितना है, 1 है ना, तो हम 1 का मान 5 है तो यहाँ पे 5 वर्ष आंसर आ जाएगा। अगर बोलता कि 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु, तो हम यहाँ पे क्या करते, इसको 5 से 2 से गुणा कर देते, तो यहाँ पे 10 हो जाता जी। अगला प्रश्न है आपके सामने कि 2 धनात्मक पूर्णांकों का अनुपात 3:4 है, उनका योग 70 है, प्रत्येक पूर्णांक में क्या जोड़ा जाना चाहिए कि अनुपात 5:6 हो जाएगा। हाँ सर 1 जीरो और लगाना था, वो तो चलो 5 ईयर, ठीक है जी। पांच जीरो है वो लग गई है। अगला प्रश्न देखिएगा कि 2 धनात्मक पूर्णांकों का अनुपात 3:4 है। ठीक है ना। अब देखो पूर्णांकों का अनुपात कितना है, आप कहोगे सर 3:4 है, टोटल कितना है इनका, टोटल जो 70 हो जाएगा। हम क्या करेंगे, इन रेशो का भी टोटल कर लेंगे। रेशो में टोटल कितना है, 3 और 4 7, यानी कि 7 रेशो का मान 70 के बराबर।
अब पहले हमें संख्या निकालनी होगी सर, उसके बाद ही हम आगे कर पाएंगे। अब देखो जी, एक रेशो का मान आप कहोगे सर एक रेशो का मान 10 के बराबर हो जाएगा। अब 3 और 4 रेशो का मान कितना होगा, इस 10 को 3 से गुणा करेंगे तो एक संख्या 30 हो जाएगी, इस 10 को 4 से गुणा करेंगे एक संख्या 40 हो जाएगी। बोला है कि इसमें क्या जोड़ा जाए जिसको हमने x लिख दिया, कि इनका जो अनुपात है वो 5:6 हो जाए। ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, यहां पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे और आसानी से सोल्व हो जाएगा। देखो जी, 6 से करेंगे तो यहां पे 180 प्लस 6x हो जाएगा बराबर, यहां पर करेंगे तो यहां पे आपका 200 प्लस 5x हो जाएगा। कोई दिक्कत। अब देखिएगा, ये 5x इधर जाके 6x में माइनस हो जाएगा तो यहां पे x बचेगा, ये 180 इधर आके 200 में माइनस हो जाएगा तो यहां पे 20 बचेगा, यानी कि x का मान 20 है तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्या सभी ऑप्शन बी को दे रहे हैं भैया? वो 35 सही कर दिया है मैंने, एक 0 कम लगी थी वो मैंने कर दिया है सही। ठीक है ना। चलो जी, 20 वर्ष सभी का सही आंसर है। अगला प्रश्न है आपके सामने कि पी क्यू से 20% अधिक कार्यकुशल है। यदि पी अकेला किसी काम को 30 दिन में कर सकता है तो फिर क्यू अकेला उसे कितने दिन में करेगा? सर रात को क्लास क्यों नहीं ले रहे हो, 7 बजे वाली 2-3 दिन हो गए हैं। भाई मैराथन चल रही थी इसलिए 7 बजे की क्लास लेने का समय नहीं मिल रहा था, है ना। गुड। आज करवाएंगे मुख्यमंत्री और राज्यपाल शाम को 7 बजे, ठीक है ना। मुख्यमंत्री और राज्यपाल वाला टॉपिक होगा आज। पी क्यू से 20% अधिक कार्यकुशल है। देखो जी, यहां पर मैंने लिख दिया पी और यहां पर मैंने लिख दिया क्यू। अगर मान लीजिए मैंने क्यू की क्षमता मान ली है 100, तो पी क्यू से 20% अधिक कार्यकुशल है तो पी की एफिशिएंसी हो जाएगी 120। ठीक है ना, क्योंकि जब कुछ नहीं है तो हम 100 मान सकते हैं। अब मैं क्या करता हूं, रेशो बना लेता हूं, 2 छिके 12 और यहां पे 2 पंजे 10, यानी कि पी और क्यू के कार्य करने की क्षमता एफिशिएंसी का रेशो हो जाएगा 6:5। अब ध्यान से समझना, आप बोलोगे सर वर्क जो होता है वो एफिशिएंसी इनटू टाइम होता है ना। बोला है पी अकेला उस काम को 30 दिन में करता है, पी की एफिशिएंसी आप बोलोगे सर 6 है, तो यहां पर एफिशिएंसी 6 हो जाएगी। करता कितने दिन में है, 30 दिन में करता है, तो 6 या 18 टोटल काम कितना हो गया, आप कहोगे सर 180 यूनिट जो है वो टोटल वर्क हो गया। अब बोला है कि यही काम क्यू कितने दिन में करेगा, काम कितना है 180 यूनिट, क्यू की क्षमता कितनी है, आप कहोगे सर क्यू की कार्य करने की क्षमता 5 है, तो क्यू कितने दिन में करेगा, 5 से काट देंगे यहां पर, 5 या 15, 5 6 30, क्यू जो है उस काम को 36 दिन में करेगा। ऑप्शन डी का सभी आंसर दे रहे हैं। हिंदी समझ में नहीं आता है, देखो भाई अब इंग्लिश मैथ में तो अब इंग्लिश में तो नहीं हो पाएगा, हिंदी में ही चल रहा है। ठीक है जी, शानदार। अगला प्रश्न आपके सामने है, 40 की 10 1000 की राशि पर 10 वर्षों में कितना मिश्रधन प्राप्त होगा यदि ब्याज की दर 6.25% वार्षिक हो। मिश्रधन आपको बताना है। मिश्रधन तो मेरे ख्याल से सभी को पता होगा, मूलधन प्लस ब्याज, है ना जी, यही होता है। अब देखो जी, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय, है ना, और डिवाइड बाई 100। अब ध्यान से देखिएगा, मूलधन कितना दे रखा है आपको, 1000 रुपए दे रखा है, दर कितनी दे रखी है आपको 6.25%। अब इसको मैं 625 डिवाइड बाई 100 लिख सकता हूं ना, 2 डिजिट छोड़ के पॉइंट है। अब यहां पर समय कितना है, आप कहोगे सर 10 वर्ष का है। अब नीचे 100 और भी लगाना है जो कि इसके सूत्र में आता है, तो मैंने यहां पे नीचे गुणा में 100 भी कर दिया। कोई दिक्कत। अब देखो जी, ये 2 जीरो से मैंने ये 2 जीरो खत्म कर दी, फिर ये 2 जीरो से 1 जीरो ये काट दी और 1 जीरो ये काट दी, यानी कि जो आपका साधारण ब्याज आया है वो कितना आया है, 625 रुपए आया है। अगर आप सभी ऑप्शन डी को आंसर दे रहे हैं तो ये गलत आंसर हो जाएगा। आपको क्या निकालना है, आपको मिश्रधन निकालना है। ठीक है जी, और मिश्रधन क्या होता है, मिश्रधन अभी बताया है, मूलधन जो कि 1000 रुपए है, ब्याज जो कि 625 रुपए है, यानी कि आपका 1625 रुपए सही आंसर होगा, ऑप्शन बी। क्या चल रहा है कमेंट में भाई, देखो मुझे पता था 625 वाले भी होंगे, 1625 सही आंसर है जी, बहुत ही सही। अगला प्रश्न है आपके सामने 41 कि एक ट्रेन 75 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से ए से बी की ओर चलती है, एक अन्य ट्रेन बी से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से ए की ओर चलती है, दोनों 12 मिनट बाद मिलती हैं, तो बताना क्या है, दोनों 12 मिनट बाद मिलती हैं, तो आपको दूरी बतानी है ना, दूरी बतानी है, ठीक है ना।
व्हाट इज द डिस्टेंस, आपको डिस्टेंस बताना है। ठीक है जी, यहाँ पे लिखा नहीं है तो डिस्टेंस लिख लीजिएगा। ये बच्चे ने बार बार कमेंट कर रहे हैं इस 35 नंबर के क्वेश्चन को लेके, और मैं बता रहा हूं कि मैंने यहाँ पे 1 0 कम मल्टीप्लाई की थी, यहाँ से 1 0 मिस हो गई थी, तो मैंने यही आंसर दे दिया था, तो 1 0 और लगा लो। ठीक है, मैंने सही कर दिया है। एक ही कमेंट को बार बार आप कॉपी पेस्ट मत करिए प्लीज। ठीक है, ये छोटी मोटी सिली मिस्टेक है, हो जाती है। अब बढ़ते हैं आगे। देखो जी, क्योंकि आंसर ही मिस्टेक किया है, सॉल्यूशन तो बिल्कुल सही था वो, है ना। अब बोर्ड पे पढ़ाते हैं ना तो कभी कभी चीजें छोटी सी मिस हो जाती हैं, दूर से देखने पे सही दिखती हैं कभी कभी। बताओ जी इसका आंसर क्या है। आप देखो, ये दूरी बतानी है, ये प्रश्न आसान है। मैंने दूरी यानी कि डिस्टेंस, इसका फॉर्मूला क्या होता है। आप कहोगे सर जी स्पीड इनटू टाइम, ये क्लियर है सभी को। अब एक चीज समझो कि मान लो मैंने आपको बताया था कोई भी ट्रेन अगर अपोजिट डायरेक्शन में जाए, अगर अपोजिट डायरेक्शन में कोई ट्रेन जो है ट्रेवल कर रही है, तो इन दोनों की जो स्पीड है आपस में जुड़ जाती है। यही बताया था मैंने आपको, दोनों की स्पीड आपस में जुड़ जाती है जी। तो देखिएगा, हमको निकालना है डिस्टेंस। स्पीड कितनी हो जाएगी, 75 और 60 दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रही हैं, इन दोनों को जोड़ दो, यहां पे हो जाएगा आपका 6 7 और 6 13, 135 जो है ये आपकी टोटल रिलेटिव स्पीड हो जाएगी, टोटल रिलेटिव स्पीड हो जाएगी। गुणा समय कितना है, आप बोलोगे सर जी 12 मिनट का समय है। अब देखो, हमेशा किलोमीटर के साथ प्रति घंटा चलता है, आपको पता है ना, किलोमीटर को घंटे के साथ कंसीडर किया जाता है। तो ये जो 12 मिनट है, हम इसको भी क्या करेंगे, घंटों में बदलने के लिए 60 से भाग कर देंगे, क्योंकि एक घंटे में 60 मिनट होते हैं जी। ठीक है, क्योंकि हमारा आंसर किलोमीटर में है। बस ये स्पीड हो गया, ये आपका टाइम हो गया, डिस्टेंस आपका निकल जाएगा। निकाल लो फटाफट से। देखो जी, 12 से काटेंगे, 12 पंजे 60 हो जाएगा। फिर 5 से अगर हम इसको काटेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 5 दूनी 10, है ना, और पंजू शते 35, तो 27 किलोमीटर टोटल स्पीड आ जाएगी। ऑप्शन सी। क्या सभी आंसर दे रहे हैं इसका जी? 135 डिवाइड बाई 5। आई हेल्प यू। भाई आप हंस क्यों रहे हो? बफरिंग नहीं है, बफरिंग नहीं है। चलो जी, समझ पा रहे हैं ना। अगर बोलता कि एक ही दिशा में जा रही हैं और फिर दूरी बताने को बोलता तो हम स्पीड को माइनस करते, अगर सेम डायरेक्शन में चलती। अगर ये दोनों स्पीड सेम डायरेक्शन में होती तो हम स्पीड को माइनस कर देते। चीजें क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा कि एक पार्टी में 10 व्यक्ति हैं, उनमें से प्रत्येक ने एक दूसरे से हाथ मिलाया, तब हाथ मिलाने की कुल संख्या कितनी है, यानी कि कुल कितने हाथ मिलाए गए जी। आंसर दीजिएगा फटाफट से। 42 नंबर सामने स्क्रीन पर। आप लोग बातें बहुत कर रहे हो कमेंट में, ठीक है, पढ़ाई पर ध्यान दो जल्दी से जी। देखो, जब भी ऐसा प्रश्न आए आपको फॉर्मूला लगाना है n इंटू n माइनस 1 डिवाइड बाई 2, ये फॉर्मूला लगाइएगा। ठीक है जी। तो यहाँ पे n कितना है, टोटल व्यक्ति 10, तो 10 गुणा n माइनस 1 यानी कि 9 डिवाइड बाई 2। तो 2 से काटेंगे, 2 पंजे 10, 5 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 45। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्या सभी ऑप्शन सी को दे रहे हैं? देखते हैं भाई, क्या सभी ने यहां पे ऑप्शन सी को आंसर किया है जी? चलिए जी, अगला प्रश्न आपके सामने है स्क्रीन पर कि एक बहुभुज में विकर्णों की संख्या क्या है यदि इसकी भुजाओं की संख्या 8 हो। यह प्रश्न मैं आपको बता दूं भाई, ये ना आर्मी जीडी 1 नवंबर 2020 के एग्जाम में इसी टाइप का प्रश्न आया था, विकर्णों की संख्या निकालने का। तो कृपया करके आप लोग जल्दी से इस प्रश्न का आंसर देंगे जी। चलिए जी, जल्दी से इस प्रश्न का आंसर दीजिएगा। क्या चल रहा है? 24। अच्छा जी, ये पता नहीं कौन सी लैंग्वेज में कमेंट हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा। 20 बता रहे हैं, देख लेते हैं। देखो, बहुभुज के विकर्णों की संख्या निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, n इंटू n माइनस 3 और डिवाइड बाई 2। ये फॉर्मूला याद रखना, विकर्णों की संख्या निकालने का फॉर्मूला होगा n इंटू n माइनस 3 डिवाइड बाई 2। आप देख लो जी, यहां पर क्या है, बहुभुज में कितनी भुजाएं हैं, 8 भुजाएं हैं, यानी कि 8 गुणा n माइनस 3, यहां पे 5 हो जाएगा, डिवाइड बाई 2 कर देंगे।
2 से काटेंगे, 2 चौके 8, 5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 जो है। आप लोग सही आंसर दे रहे थे ऑप्शन सी को। क्या सभी ऑप्शन सी को दे रहे हैं? कुछ लोग यहाँ पे 24 वाले भी थे मेरे भाई, है ना, कुछ लोग 24 वाले भी थे। ये देखिएगा 44 है कि एक आयताकार टब का विकर्ण 25 फीट है, यदि छोटी भुजा 15 फीट है तो टब का क्षेत्रफल ज्ञात करें। करो भाई, इसको कैसे करेंगे सोल्व? आप लोग जल्दी से इस प्रश्न को सॉल्व करिएगा। देखो यहां पर आपको बोला है कि एक जो है आयत है जी, क्या है? एक आयत है ना, ये तो स्क्वायर बन गया आपका। इसको ध्यान से समझना, वैसे तो आसान है पर मैं थोड़ा सा बेसिक से लेकर चलूंगा ताकि आप लोग को समस्या ना हो। ये मान लीजिए क्या है, आप कहेंगे सर जी एक आयत है जी, ठीक है ना। अब इसमें आपको एक विकर्ण भी दिया है, इस विकर्ण की जो लंबाई है वो 25 फीट है, ठीक है ना। अब यहां पर हमेशा 90 डिग्री का कोण बनता है। छोटी भुजा, मैंने ये वाली भुजा मान ली 15 फीट, ठीक है जी। अब चीजों को समझना, आपको बोला है आयत का क्षेत्रफल निकालने को जी। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? आप कहोगे लंबाई गुणा चौड़ाई जो है वो आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है जी, है ना। यानी कि आपको ये वाली वैल्यू निकालनी है, तभी आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्षेत्रफल निकल पाएगा। अब जब भी ऐसा आपके सामने ट्रायंगल बने, 90 डिग्री कोण एक समकोण त्रिभुज बने, तो आपको क्या फॉर्मूला लगाना है? आपको लगाना है पाइथागोरस का फॉर्मूला जी। पाइथागोरस थ्योरम निकालकर आप आगे सोल्व करेंगे। यानी कि क्या है, देखो ये आपका विकर्ण हो जाएगा, है ना। डायरेक्ट कर दूं क्या? पाइथागोरस फॉर्मूला होता है, ध्यान रखिएगा, कि कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर जी। कर्ण कितना है? 25 है, 25 का स्क्वायर 625, आधार का स्क्वायर आपको निकालना है, और लंब दे रखा है 15, तो 15 का स्क्वायर हो जाएगा 225। अब ये 225 इधर जाके 625 में माइनस होगा तो आधार का स्क्वायर कितना हो जाएगा? यहाँ पे 400 हो जाएगा। अगर ए स्क्वायर की वैल्यू 400 है तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी? आप कहोगे सर 20 आ जाएगी। इतना तो सभी को समझ में आया होगा जी, है ना। अब यहां पर ये वाली भुजा जो है आपकी 20 आ गई भाई, तो यहां से निकाल सकते हैं कि जो एल है वो 20 है, चौड़ाई जो है वो 15 है, तो यहां पर कितना हो जाएगा? आप कहोगे सर जी 300 वर्ग फुट। आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा जी। क्या सभी ने ऑप्शन बी को दिया है? 360। रोहित कैसे करते हो भाई? इतना आसान प्रश्न गलत मत करो, समस्या हो जाएगी फिर तो। अगला प्रश्न है 45 और ये लास्ट प्रश्न है मैथ का, ठीक है ना। आंसर देंगे। देखो ये जो प्रश्न है मैं आपको बता दूं, ये है समांतर श्रेणी। कौन सी सीरीज है? यह जो प्रश्न है भाई ये समांतर श्रेणी से संबंधित प्रश्न है। ध्यान से समझिएगा इस प्रश्न को जी। 20वां पद आपको बताना है। आपको देखना है कि जब भी किसी श्रृंखला में अंतर सेम हो, इसमें 5 का अंतर है जी, ठीक है। तो इसके लिए आपको nth टर्म का फॉर्मूला लगाना है a प्लस n माइनस 1 d। याद रखिएगा यहां पर a जो है वो क्या होती है? पहली भुजा होती है। तो a जो पहली भुजा है वो हमने 17 कर दी, प्लस n क्या होती है जो आपको पद निकालना है? 20, और 20 में 1 माइनस करेंगे तो यहां पे 19 हो जाएगा, ब्रैकेट में है। d क्या होता है? इनके बीच का जो डिफरेंस है, इनके बीच का डिफरेंस मुझे दिख रहा है 17 और 5 22, 22 और 5 27, 5 का अंतर है, तो यहां पे हम 5 लिख देंगे। अब देख लो जी, 19 को 5 से गुणा करेंगे, 19 पंजे 95, और 95 में आप लोग 17 जोड़ देंगे, ठीक है ना जी। 7 और 5 12 का 2, हासिल 1, 9 और 1 10 और 1 11, 112 ऑप्शन डी। क्या सभी आंसर दे रहे हैं? क्या चल रहा है सर? इंग्लिश में रॉन्ग है। कहां रॉन्ग है? सही तो है। चलो जी, मैथ का सेक्शन खत्म है। अब आपके सामने रीजनिंग का सेक्शन है, और रीजनिंग के 5 प्रश्न रहेंगे भाई। जल्दी से एक बार आंसर कर दो फटाफट से। सर आपकी वजह से 2023 का एग्जाम क्लियर हुआ था। जल्दी कराओ, बहुत दूर जाना है, 35 किलोमीटर। 35 किलोमीटर। देखो यहां पे लिखा है PAIR, लॉजिक पता करना है सारा, है ना। इसको क्या लिखा है यहां पर? इन्होंने इसको उल्टा लिख दिया है। देखो R से शुरू किया है, RIAP, इसको बस यहां से उल्टा शुरू कर दिया है। ऐसे यहां पे लिखा है आपका RAGE, तो इसको उल्टा शुरू कर देंगे EGAR। EGAR आपका ऑप्शन ए करेक्ट है जी, मैच कर लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 47 है आपके सामने कि एक व्यक्ति अपनी कार को 6 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलाता है, फिर बाएं ओर मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलाता है,
फिर से बाएं मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलाता है, व्यक्ति की मूल स्थिति से उसकी अंतिम दिशा क्या होगी? जल्दी से करेंगे सॉल्व सर। कितने नंबर? आप तो भाई जब एग्जाम आपका शुरू होगा ना तभी पहले दिन ही देखेंगे क्या चल रहा है। सॉरी सर लेट हो गया आज, कोई नहीं। अब देखो जी, अब इसमें क्या है, आपको ये तो सिंपल सा प्रश्न है और हर शिफ्ट में आपको एक प्रश्न देखने को मिलेगा ही मिलेगा। आपको क्या करना है, डायरेक्शन पता होनी चाहिए। ये पूर्व दिशा है, ये दिशा पश्चिम हो जाएगी, ऊपर उत्तर दिशा है और नीचे दक्षिण हो जाएगा। बोला है कि वह अपनी 6 किलोमीटर पश्चिम की ओर जाता है। मान लीजिए वो यहां से चला गया 6 किलोमीटर पश्चिम दिशा की ओर, ठीक है। फिर बाएं मुड़ता है यानी कि लेफ्ट साइड मुड़ेगा, और लेफ्ट साइड मुड़ के वो कितना गया? आप कहोगे सर 3 किलोमीटर गया जी, ठीक है जी। 3 किलोमीटर गया, फिर से लेफ्ट मुड़ेगा और 3 किलोमीटर गया, ये फिर से लेफ्ट मुड़ के कितना गया? आप कहोगे सर फिर से इसने 3 किलोमीटर की दूरी तय की। तो बोला है कि व्यक्ति अपने मूल स्थान से किस दिशा में है। ये डायरेक्शन कौन सी है? ये वाली डायरेक्शन जो बन रही है, ये दक्षिण और पश्चिम बन रही है ना। तो आप ऑप्शन ए को आंसर देंगे, दक्षिण पश्चिम है जी। 47 का क्या आंसर चल रहा है? दक्षिण पूर्व दे दिया है आपने, बताओ भाई। बोला है मूल स्थान से, यहां से दूरी बतानी है ना कि यहां से। अगर बोलता कि अंतिम स्थान से मूल स्थान की दूरी, तब हम लोग क्या करते? दक्षिण पूर्व करते, ठीक है ना। गड़बड़ मत करो। बोला है कि मूल स्थिति से उसकी अंतिम दिशा ज्ञात करनी है, तो यह दक्षिण पश्चिम हो जाएगा। सभी का क्लियर है? नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48। इसका आंसर जल्दी से देंगे भाई। अभी भी कमेंट आ रहे हैं कि 35 रॉन्ग है, कोई बात नहीं, अभी भी चेक कर लेंगे, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। आप लोग पहले इसका आंसर देंगे जी। चलो जी, यहां पर बताएंगे कौन सा पद गलत है। कौन सा पद गलत है भाई, इसका आंसर एक बार आप लोग जल्दी से कर दो जी। बताइए कौन सी सीरीज चल रही है, आपको सीरीज पता करनी है, उसके बाद आसानी से हो जाएगा। देखो जी, मैं यहां पर कह रहा हूं कि 64 जो है ये आप कहोगे सर 8 का स्क्वायर है। ये 100 जो है आप कहोगे सर 10 का स्क्वायर है। ये 144 क्या है? 12 का स्क्वायर है जी, है ना। ये 169 क्या है? आपका 13 का स्क्वायर है। 256 आप कहोगे 16 का स्क्वायर है। और 324 आप कहोगे जी 18 का स्क्वायर है, ठीक है। दिख रहा है, यहां पे लिखा है। अब देखो यहां पे इनके बीच में दो दो का अंतर है। 8 और 2 10, 10 और 2 12, 12 और 2 यहां पर तो 14 का स्क्वायर आना चाहिए था, जो कि 196 होगा, है ना जी। 14 के बाद 16 का स्क्वायर, 18 का स्क्वायर, यानी कि ये 13 का स्क्वायर गलत है। 169 जो है यहाँ पे गलत पुट किया हुआ है, ऑप्शन बी करेक्ट है। अगला प्रश्न देख लेंगे कि श्रृंखला को पूरा करें, यहाँ पर कौन सा लॉजिक लग रहा है और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सी संख्या आएगी, बताइए जी। महेंद्र चौधरी भाई ऑप्शन ए नहीं है तो ऑप्शन सी ही। एक जीरो कम लगी थी मल्टीप्लीकेशन में, ठीक है महेंद्र चौधरी। चलो जी बताएंगे जी क्या आंसर होगा इसका। अब देखो ध्यान से, यहां पर मैं दिख रहा हूं कि 6 में 4 से 6 हुआ है +2, यहां पर हुआ है +3, फिर से +2 और फिर से +3। 14 और 2 16 और 16 में +3 करेंगे, 16 और 3 19 हो जाएगा। आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा जी। अब यह है आज के मॉडल पेपर का लास्ट क्वेश्चन के नीचे दिए गए शब्दों के अक्षरों का प्रयोग करके बनाए जा सकने वाला शब्द क्या है। कौन सा शब्द बनाया जा सकता है मेरे भाई? 50 का आंसर दीजिएगा, इसके बाद क्लास को समाप्त करेंगे जी। कह रहा है सर जल्दी कराओ, वोट देने जाना है। अरे वोट तो शाम तक चलेगी, ठीक है। अब देखिए जी क्या है, कंसोलिडेट आपको शब्द दिया है। पहले मैं लेंटिल को देख लेता हूं। इसमें ना एल आपका 2 बार आया है, इस कंसोलिडेट में एल सिर्फ एक ही बार है, तो ये वाला शब्द नहीं बन पाएगा। अब इसकी बात कर लेते हैं, डिटेल। डिटेल आपका बन जाएगा जी।
नस्ल में क्या है, इसमें नस्ल में ए 2 बार आया है जबकि इसमें ए एक ही बार है, तो ये वाला शब्द भी नहीं बन पाएगा। इसमें फिर से एल 2 बार दिया है तो ये भी नहीं बन पाएगा। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा कि जो कंसोलिडेट से डिटेल शब्द हम बना सकते हैं, जिसने ऑप्शन बी को दिया है उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है जी। सभी का क्लियर है क्या? चलो जी, अब बताएंगे भाई साहब सेक्शन वाइज कि आपके सेक्शन ए में कितने राइट हुए हैं, सेक्शन बी में, सेक्शन सी में और सेक्शन डी में। और एक चीज ध्यान रखना कि आज शाम को 7 बजे सीएम एंड गवर्नर आपको करवा देंगे भाई, ठीक है ना। और कल सवेरे 11 बजे तैयार रहिएगा, जुलाई 2023 से लेकर के, ठीक है जी। आप कहोगे सर मार्च 2024 तक के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। ज्यादा नहीं होंगे भाई, ये टॉप मेरे ख्याल से 100 प्लस करवाऊंगा, पर सारे इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड कल सवेरे 11 बजे, ठीक है ना। तो सवेरे 11 बजे तैयार रहिएगा। अब ये 35 नंबर क्वेश्चन पे आपने हो हल्ला उतार रखा है बहुत ज्यादा, ठीक है। एक ले बोला है इसका आंसर ऑप्शन ए होगा, तो ऑप्शन ए आंसर नहीं होगा, होगा ऑप्शन बी ही आंसर। पर जब मैंने मल्टीप्लाई किया था तो मेरे से एक जीरो कम हो गई थी, ठीक है ना। जल्दी जल्दी में एक जीरो कम करके टिक कर दिया था। सॉल्यूशन बिल्कुल सारा ओके है, तो ये छोटी सी सिली मिस्टेक है, आपने पकड़ ली है, आपने आंसर दे दिया है, क्या दिक्कत है भाई, ठीक है ना। तो इसका आंसर ऑप्शन बी ही रहेगा। इसका मतलब ये नहीं कि ऑप्शन ए है, एक जीरो कम लगी थी तो मैंने बाद में कंप्लीट कर दी है। चीजें क्लियर हैं सभी की? क्योंकि जब मैं काट रहा था ना तो मैंने ऐसे पूरा काट दिया, यहाँ पे एक जीरो मिस हो गई थी, एक जीरो कम लगी थी, बाकी कोई दिक्कत नहीं है जी, ठीक है। और ह्यूमन नेचर है भाई, इतना तो मिस्टेक चलता है, हो जाती है। क्या बोला है एक भाई ने कि 10 वर्ष की दर से बढ़ती है 2 वर्ष बाद। इसने ना सीधा मूलधन का फॉर्मूला लगाया है 10 गुणा 100 गुणा 2, है ना भाई। इसमें चक्रवृद्धि लगेगा, देखो ये 20,000 है, मान लो ये 200 रुपए है, ठीक है। 10% बढ़ेगी तो कितना बढ़ेगा यहाँ पर, इसमें 20 और बढ़ जाएगा, ये 220 हो जाएगा। अब इस 220 का 10% बढ़ाना है आपको, जो कि 22 होता है, ठीक है। तो यहां पर भी 242 आ रहा है, आप 240 कैसे कर रहे हो, ठीक है ना। ब्याज मान लो ये 10% बढ़ी है, ठीक है। एक चीज मैं आपको बता रहा हूं, जैसे मान लो किसी शहर की जनसंख्या 200 है, ठीक है ना। अब ये 10% करके प्रत्येक वर्ष बोला है, प्रत्येक वर्ष 10% बढ़ती है, सुन लो। और 2 वर्ष बाद कितनी होगी, मैं आपको बेसिक बता देता हूं। देखो ये 200 है ना, 10% से बढ़ी है, आप बताओ 200 का 10% कितना होगा। आप बोलोगे सर 200 का 10% 20 होगा, यानी कि इसमें पहले साल तो ये जनसंख्या हो जाएगी 220 पहले साल। अब प्रत्येक वर्ष 10% से बढ़ रही है, तो ये जो 220 जनसंख्या हुई है ना, अगले साल फिर 10% बढ़ेगा। 220 का 10% कितना होगा, आप कहोगे सर 220 का 10% 22 होता है। तो दूसरे वर्ष ये जनसंख्या जाकर कितनी हो जाएगी, 242 हो जाएगी, ठीक है ना। तो 2 वर्ष बाद 242 हो जाएगी। ये एक भाई ने ना, क्या नाम है इनका, ठाकुर शॉर्ट्स, ठीक है, ये लॉजिक बता दिया है। आप बिल्कुल सेम टू सेम बार बार कमेंट कर रहे हो, थोड़ा सा ध्यान दो, ठीक है ना। तो 242 आएगा, बस मेरे से कैलकुलेशन में एक जीरो कम लगी थी, ठीक है। और उसके लिए इतना कमेंट आप लोग मजे लेते हो फिर बाद में, है ना। एक गलती मिल जाए तो उसके बाद वाट लगाते हो। एक भाई ने कमेंट किया सर 32 दोबारा से समझा दो, तो देख लो भाई। अब इस 32 को देख लो, इसमें क्या है, ठीक है ना। सुनो ध्यान से, 13 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत, औसत क्या होता है, संख्याओं का योग और डिवाइड में कुल संख्या होती है, ठीक है ना। ये आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। अब किसी भी n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग निकालना हो, ये वर्गों का योग लिख रखा है मैंने, ठीक है ना। तो उसके लिए सूत्र होता है n गुणा n+1 गुणा 2n+1 डिवाइड बाई 6, ये हम फॉर्मूला लगाते हैं जी, है ना। अब आप ध्यान से एक चीज समझ लो, ठीक है जी। अब ध्यान से सुनो मेरी बात, ये हो जाएगा। अब इसमें आपको क्या करना है, देखो n क्या है, जो सबसे लास्ट संख्या होती है 13, 13 गुणा n+1, यानी कि 13 में एक जोड़ेंगे तो 14 हो जाएगा, फिर से गुणा, यहाँ पे ब्रैकेट है तो गुणा लगा देंगे डायरेक्ट, ठीक है ना। 2n, 13 को 2 से गुणा करेंगे 26, 26 में एक जोड़ेंगे तो 27, और डिवाइड बाई क्या हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा। ये फॉर्मूला है। इसको सोल्व करने के बाद आपका योग आएगा, योग। टोटल संख्या 13 है तो हमने टोटल योग को 13 से भाग कर देंगे, ठीक है जी। देखो अब काटते हैं 3 से, 3 दूनी 6, 3 नंबर 27, 2 से काटेंगे 2 सत्ते 14, 13 इसको गुणा कर लेंगे हम, 13 गुणा 7 गुणा 9, ठीक है। तो 819 आ जाएगा। 819 को 13 से भाग कर देंगे तो एवरेज आ जाएगा, है ना जी। 13 6 के 78 और 13 3 39। अब सही है, सभी का क्लियर है जी, क्लियर है ना सभी का, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। सर क्या आप मांसाहारी हैं? नहीं जी, बिल्कुल नहीं खाते हैं, बिल्कुल बंद है।
क्लियर है सभी का? एडमिट कार्ड जिनके नहीं आए हैं ना, जिनके एडमिट कार्ड नहीं आए हैं, इसमें इसमें मिस्टेक नहीं थी कुछ, इसमें पूर्ण वर्ग नहीं है, तो देखो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन तो हम इसका 729 आंसर दे सकते हैं। देखो पूर्ण वर्ग तो है, पर ये 9 की क्यूब है, एक पूर्ण वर्ग नहीं भी है ना। तो अब ये आरआरबी से मैंने प्रश्न उठाया था, उसने आंसर दे रखा था, पर इसके आंसर 2 हैं, तो मैंने आपको साफ साफ बता दी कि इसके 2 आंसर भी हो सकते हैं जी। कोई दिक्कत तो नहीं है ना भाई, इतना मत सोचा करो, आप लोग तो एकदम छोटी सी बात पकड़ लेते हो, चल जाता है। चलो जी, सभी का क्लियर है? अब बढ़ते हैं सेशन को बंद करने पर। अब कैलकुलेटर सही क्यों नहीं हो रहा? लिखने का टाइम मेरे भाई स्क्रीनशॉट मार लिया करो, बाद में लिख सकते हो आप, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। चलो फिर सेशन को बंद करते हैं। शाम को 7 बजे क्लास लगेगी आपकी, ठीक है, मुख्यमंत्री और राज्यपाल की, उसको लगा लीजिएगा, और कल सुबह करंट अफेयर डिस्कस करेंगे जी, ठीक है जी। चलो भाई, उम्मीद करूंगा सेशन सभी को पसंद आया होगा। अपना ख्याल रखिएगा, अच्छा खाइए, अच्छी नींद लीजिए, अच्छे से मेहनत करिए, अच्छे से प्रैक्टिस करिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को जय हिंद, जय भारत।